हेलो एंड वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट लॉ की, जिसके बहुत एप्लीकेशंस हैं, एंड दैट इज़ पॉलीगन लॉ। पॉलीगन लॉ यूज़ होता है फॉर एडिशन ऑफ वेक्टर्स एंड ऑफ मोर देन 2 वेक्टर्स। जब हम पढ़ेंगे तो इसकी इंपॉर्टेंस समझेंगे। पॉलीगन लॉ ट्रायंगल लॉ की तरह, जैसे एक नाम था ट्रायंगल लॉ, एक था पैरेललोग्राम लॉ, वैसे ही एक टर्म आया पॉलीगन लॉ। सो बेसिकली ये मुझे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बताता है। जैसे ट्रायंगल लॉ में डायग्रामेटिकली एक ट्रायंगल बनता था और मुझे पता लगता था कि मेरा रिजल्टेंट क्या है। सिमिलरली पॉलीगन लॉ में एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन मिलता है जो मुझे बताता है कि मेरा रिजल्टेंट क्या हो सकता है, उसका डायरेक्शन पॉसिबली क्या होगा, रिजल्टेंट कौन होगा। जहाँ तक कैलकुलेशन की बात है तो कैलकुलेशन हम लोग कंपोनेंट मेथड से करते हैं, जो हमने पिछले लेक्चर में सीखा है। सो लेट्स स्टार्ट विद पॉलीगन लॉ, देन यू विल अंडरस्टैंड कि क्या इसका इंपॉर्टेंस है। तो बेसिकली पॉलीगन लॉ यूज होता है कि अगर मुझे 2 से ज्यादा वेक्टर्स ऐड करने हैं, सपोज मुझे 4 वेक्टर्स का सम चाहिए और 4 वेक्टर्स मैं ड्रॉ कर दे रहा हूं। मेरे पास 4 वेक्टर्स हैं ए, बी, सी और डी। ये मेरे पास 4 वेक्टर्स हैं और मुझे इनका सम चाहिए कि इन चारों वेक्टर्स का a प्लस बी प्लस सी प्लस डी वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होगा। ना जहां तक कैलकुलेशन की बात है वो ऑब्वियसली कंपोनेंट मेथड से होता है। हमने सीखा है पिछले लेक्चर्स में कि कंपोनेंट मेथड से कैसे ऐड करते हैं। यहां मैं बात डायग्राम की कर रहा हूं। कई बार क्वेश्चंस डायग्राम से सॉल्व हो जाते हैं। पॉलीगन लॉ कहता है कि अगर आपको 2 से ज्यादा वेक्टर्स को ऐड करना है, 3 या 4 ऐसे कितने भी वेक्टर्स को ऐड करना हो, तो डायग्रामेटिकली रिजल्टेंट कहां होगा। सो अकॉर्डिंग टू पॉलीगन लॉ 4 वेक्टर्स को अगर ऐड करना है तो जो ट्रायंगल लॉ कहता है 2 वेक्टर के लिए, वही बात हम कंटिन्यू करेंगे फॉर 4 वेक्टर्स, 5 वेक्टर्स, 3 वेक्टर्स, 6 वेक्टर्स, सबके लिए वही बात कंटिन्यूड रहेगी जो ट्रायंगल लॉ ने बोली है। ट्रायंगल लॉ ने क्या बोला कि अगर 2 वेक्टर ऐड करने हैं तो पहले एक वेक्टर को ड्रॉ करें, उसके हेड से सेकंड वेक्टर को ड्रॉ करें, फिर फर्स्ट का टेल, सेकंड का हेड रिजल्टेंट होता है। अब ये बात कंटिन्यू कर देंगे हम 4 वेक्टर्स के लिए, तो मुझे रिजल्टेंट बहुत जल्दी मिलेगा। देखिए, सो अकॉर्डिंग टू पॉलीगन लॉ अगर इन 4 वेक्टर्स को ऐड करना है तो पहले एक वेक्टर को ड्रॉ कर लें, कोई भी एक। इट डजंट मैटर कि मैं पहले a प्लस बी करूं या b प्लस सी करूं, किसी को भी पहले ड्रॉ करना है। सो एक वेक्टर को ड्रॉ किया, जिसको पहले ड्रॉ किया, फिर सेकंड वेक्टर को, सेकंड वेक्टर की टेल को फर्स्ट के हेड से, मतलब पहले फर्स्ट ड्रॉ किया, फिर उसके हेड से सेकंड को ड्रॉ किया। अब ये चीज कंटिन्यू हो जाएगी। सेकंड वेक्टर के हेड से थर्ड को ड्रॉ करेंगे, थर्ड सी या डी कोई भी मान लेंगे, तो थर्ड मैंने सी मान लिया, तो सेकंड के हेड से थर्ड, थर्ड के हेड से फोर्थ, ये कंटिन्यू करते जाएंगे। और भी होते और भी कंटिन्यू कर लेते हैं। फाइनली जो सबसे पहले वेक्टर ड्रॉ किया था उसका टेल, यानी फर्स्ट वेक्टर का टेल, और जो सबसे लास्ट में ड्रॉ किया उसका हेड, तो फर्स्ट का टेल और आखिरी वाले का हेड ज्वाइन कर लेंगे और ये जो वेक्टर मिलेगा ये है इनका सम, आर वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा होगा? सारे वेक्टर्स को ड्रॉ करें अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ, जो वहां स्टेटमेंट था कि पहले एक को ड्रॉ किया, उसके हेड से सेकंड, उसके हेड से थर्ड एंड सो ऑन। फाइनली फर्स्ट का टेल और आखिरी वाले का हेड ज्वाइन करेंगे, ये मुझे मिलेगा रिजल्टेंट, सारे वेक्टर्स का सम। सो डायग्रामेटिकली ये रिजल्टेंट है। दिस इज व्हाट पॉलीगन लॉ स्टेट्स, राइट। तो बहुत सिंपल लॉ है लेकिन इंपॉर्टेंस है, क्योंकि 2 से ज़्यादा भी ऐड करने होते हैं वेक्टर्स, हर बार 2 नहीं करेंगे। तो डायग्रामेटिकली कई बार मुझे एक इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट मिल जाती है यहाँ से।
राइट, ये मेरा रिजल्टेंट वेक्टर है। अब ये मैं 10 ऐड करूं, 20 ऐड करूं, ऐसे ही करता जाऊंगा। अब इसका फायदा क्या है, ये मुझे बता रहा है कि रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा है, यानी जो मैं ढूंढ रहा हूं। अब मुझे कैलकुलेशन करना है तो आई विल ऐड कंपोनेंट्स, इन सबको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करके x और y में वो अलग तरीके से मैं रिजल्टेंट कैलकुलेट करूंगा। लेकिन रिजल्टेंट कहां हो सकता है ये मुझे एक आइडिया तो दे रहा है ना, कि मेरा रिजल्टेंट कहां हो सकता है, किस एंगल पे हो सकता है। सो लेट्स सी इसको कहां यूज कर सकते हैं, कैसे क्वेश्चन बनता है। सपोज करिए मैं कुछ वेक्टर्स का सम करता हूं, मैं कुछ वेक्टर्स को ऐड कर रहा हूं, और मैंने ऐड करते करते ये देखा कि मैं कुछ वेक्टर्स को ऐड कर रहा था, राइट, 5 वेक्टर्स है मान लीजिए। और जब मैंने ट्रायंगल लॉ यानी पॉलीगन लॉ नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये एन साइडेड पॉलीगन बनेगा ना, 3 वेक्टर होंगे तो एक क्वाड्रिलैटरल बनेगा 4 साइड का, राइट। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग पॉलीगन, 6 वेक्टर हो गए तो हेप्टागन बन जाएगा। तो पॉलीगन लॉ इसीलिए नाम पड़ा है क्योंकि किसी भी तरह का पॉलीगन बन जा रहा है। ट्रायंगल लॉ क्योंकि ट्रायंगल बनता है। अब मान लीजिए मैंने 5 वेक्टर्स को ऐड किया, और मैंने ये देखा कि जब मैं ऐड कर रहा था तो मैंने फर्स्ट वेक्टर उसके हेड से सेकंड, उसके हेड से थर्ड, उसके हेड से फोर्थ, उसके हेड से फिफ्थ, फाइनली क्लोज फिगर बन गया। यानी जब मैं ऐसे रखता गया तो एक क्लोज्ड फिगर आ गया। अब इमेजिन करिए अगर ये क्लोज्ड फिगर बना तो रिजल्टेंट क्या होता था, रिजल्टेंट होता था फर्स्ट वेक्टर का टेल और आखिरी वेक्टर का हेड, उसको ज्वाइन करके मिलता था। अब अगर आप यहां पे देखें तो फर्स्ट वेक्टर का टेल और आखिरी का हेड ऑलरेडी ज्वाइंड है, तो यहां पे कोई ऐसा वेक्टर बन ही नहीं सकता जो मैं फर्स्ट के टेल और आखिरी वाले के हेड को ज्वाइन करके बनाऊं। यानी अगर ये 5 वेक्टर ऐसे होते, तो ये देखिए फर्स्ट का टेल और आखिरी का हेड, ये है रिजल्टेंट। लेकिन अगर सारे 5 वेक्टर्स आके मिल गए, मतलब एक क्लोज्ड फिगर बन गया, तो यहां पे क्या होने लगेगा, अगर क्लोज फिगर बना तो पहले का टेल और आखिरी का हेड तो ज्वाइन कर गए, तो अब मैं रिजल्टेंट कैसे ड्रॉ कर सकता हूं, नहीं ड्रॉ कर सकता हूं। अब अगर जो वेक्टर ही ड्रॉ नहीं कर सकते, उसकी लेंथ ही नहीं बन रही है, तो इसका मतलब वो वेक्टर नल वेक्टर है। दैट मीन्स यहां पे आई कैन से कि अगर ऐसा हुआ तो यहां पे रिजल्टेंट ड्रॉ ही नहीं हो सकता, यानी रिजल्टेंट कितना है, 0 है। एक इंपॉर्टेंट बात जिसकी वजह से इस पॉलीगन लॉ को ज्यादा यूज किया जाता है कि कभी भी अगर हम कुछ वेक्टर्स का सम करते हैं और अगर वो सम करते समय क्लोज फिगर आ गया, इसका मतलब उन सारे वेक्टर्स का रिजल्टेंट आपको 0 मिलेगा। और अगर आप ये कंपोनेंट मेथड से ऐड करके कैलकुलेट भी करेंगे तो वैल्यू 0 ही आएगी, राइट। तो ये एक बात याद रखनी है। और इस तरह का क्वेश्चन आई एम अज्यूमिंग सबने देखा होगा, ये क्वेश्चन हर किताब में ऑलमोस्ट मिलता है कि एक ट्राइंगल है, ये वेक्टर है ए, दिस वेक्टर इज बी एंड दिस इज सी, ये 3 वेक्टर्स हैं, राइट। और मुझसे बोला जाता था कि प्रूव करो, आई हैव टू प्रूव दैट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज 0। अब ध्यान से देखते हैं, ये एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में ए बी सी क्या है, 3 वेक्टर्स हैं। अब अगर मैं पॉलीगन लॉ यूज करूं तो अगर आप देखिए तो यहां पे एडिशन हुआ है। देखिए फर्स्ट वेक्टर, उसके हेड से सेकंड, उसके हेड से थर्ड, तो इसका मतलब तीनों को ऐड कर रहे थे और ऐड करते टाइम क्लोज फिगर बन गया। अब अगर क्लोज फिगर बन गया तो 3 वेक्टर से ट्राइंगल बनेगा। तो अगर क्लोज फिगर बना, इसका मतलब रिजल्टेंट 0, यानी इस केस में इनका जो रिजल्टेंट होगा, तीनों वेक्टर्स का सम, वो 0 ही आएगा। तो ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट करेक्ट है, रिजल्टेंट ही तो है ये a प्लस बी प्लस सी। तो ऐसे अगर कुछ वेक्टर्स को हम ऐड कर रहे हैं एंड इट फॉर्म्स अ क्लोज फिगर, तो रिजल्टेंट 0 होता है।
सो अब मैं आपको कुछ केस दिखाता हूं. सो ये एक टाइप का ये भी क्वेश्चन है. लेट्स सी. सपोज मेरे पास, फर्स्ट केस ले रहा हूं, मेरे पास 3 वेक्टर है. राइट. पॉलीगन लॉ स्टार्ट्स विथ 3 वेक्टर्स. 2 वेक्टर में कोई क्लोज फिगर नहीं बन सकता है. ठीक है, वहां पे ट्राइंगल लॉ एडिशन का. तो पॉलीगन लॉ विल स्टार्ट विथ एटलीस्ट 3 वेक्टर्स. तो मान लीजिए मेरे पास 3 वेक्टर हैं जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है. राइट. 3 वेक्टर्स हैं, उनका मैग्नीट्यूड इक्वल है और मुझे पता है कि उनका रिजल्टेंट 0 है. तो अगर मेरे पास 3 वेक्टर हैं और वो इक्वल हैं, अमाउंट में इक्वल है, यानी उनकी लेंथ बराबर है. मैग्नीट्यूड मींस लेंथ. अगर लेंथ इक्वल है एंड आई नो दैट उनका रिजल्टेंट 0 है, इसका मतलब क्लोज फिगर कैसा बनेगा? यानी अगर रिजल्टेंट 0 है 3 वेक्टर का, तो अकॉर्डिंग टू पॉलीगन लॉ जब मैं ऐड करूंगा तो इट शुड फॉर्म अ क्लोज्ड फिगर. राइट. अब क्लोज फिगर कैसा बनेगा? 3 वेक्टर है तो ट्राइंगल बनेगा. वो ट्राइंगल कैसा बनेगा? क्योंकि तीनों वेक्टर्स का अमाउंट इक्वल है, दैट मींस लेंथ इक्वल है. तो एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें तीनों साइड्स की लेंथ बराबर होती है, इक्विलैटरल होता है. इसका मतलब वो 3 वेक्टर्स से जो ट्राइंगल बनेगा वो इस तरह का बनेगा, इक्विलैटरल. ये कोई 3 वेक्टर होंगे ए बी सी. राइट. तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो लेंथ बराबर है, तो ट्राइंगल हैज टू बी इक्विलैटरल. तो क्लोज फिगर बनेगा ट्राइंगल, वो इक्विलैटरल होगा. तो यहां पे कोई भी 2 एंगल के बीच, 2 वेक्टर्स के बीच में कितना एंगल है? ये 60 है. ए और बी के बीच में एंगल ये होगा कितना? 120. बी और सी में कितना एंगल है? इतना. ये 60 है तो ये भी 120. सी और ए में भी कितना होगा? 120. दैट मीन्स अगर 3 वेक्टर्स हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के, तो कितना एंगल होना चाहिए बिटवीन 2 वेक्टर्स ताकि रिजल्टेंट 0 हो? 120 डिग्री. राइट. भाई तीनों वेक्टर्स में, ए और बी में, बी और सी में, सी और ए में, सब में 120 होना चाहिए, तभी तो रिजल्टेंट 0 होगा. क्योंकि अगर इक्विलैटरल ट्राइंगल बन रहा है तो एंगल शुड बी 120, तब रिजल्टेंट 0 होगा. और 120 का मतलब π/3. मतलब रेडियंस में अगर लिखेंगे तो एंगल π/3 हो गया. सॉरी, 120 डिग्री का मतलब एंगल 2π/3. राइट. अब मान लीजिए मेरे पास 4 वेक्टर्स हैं. अच्छा, 4 वेक्टर्स हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के. राइट. इनका भी रिजल्टेंट 0 है, यानी इन वेक्टर्स का भी रिजल्टेंट 0 है. ये मुझे दे रखा है. अब 4 वेक्टर्स का रिजल्टेंट अगर 0 है, यानी सम 0 है, तो अगेन अगर मैं ऐड करूंगा तो पॉलीगन लॉ के अकॉर्डिंग, और अगर रिजल्टेंट 0 है तो फिर एक क्लोज फिगर बनेगा. और वो क्लोज फिगर कैसा होगा? 4 वेक्टर्स में अगर अमाउंट इक्वल है तो स्क्वायर बनेगा. इसका मतलब 4 वेक्टर्स को अगर मैं ऐड करता हूं और रिजल्टेंट अगर 0 है तो क्लोज फिगर बनना चाहिए और वो स्क्वायर बनेगा. और अगर स्क्वायर बनेगा तो यहां पे कोई भी 2 वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है? ये एंगल है 90. ए और बी में, बी और सी में कितना है? ये एंगल है 90. इसका मतलब अगर मेरे पास 4 वेक्टर्स हैं और उनका रिजल्टेंट 0 होना है इक्वल मैग्नीट्यूड के, तो व्हाट शुड बी द एंगल बिटवीन एनी 2? ए और बी में कितना एंगल होना चाहिए कॉन्जिक्यूटिव वेक्टर्स में? 90 डिग्री. और 90 का मतलब 2 π/2.
और पाई बाई 2 को मैं 2 पाई बाई 4 लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं, राइट। सिमिलरली सेम लॉजिक से अगर मैं बोलूं कि मेरे पास 5 वेक्टर्स हैं, अब ये सीरीज बन जाएगी। तो अगर मेरे पास 5 की जगह 6 लेते हैं, थोड़ा ज्यादा इजी रहेगा समझने में। अगर मेरे पास 6 वेक्टर्स हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के, और फिर मैं आपको बोलता हूं कि यहां पे उन सारे वेक्टर्स का रिजल्टेंट 0 है, तो अब मैं क्या बोल सकता हूं? तो 6 वेक्टर्स हैं A B C D E F, उन सब का रिजल्टेंट 0 है। तो अकॉर्डिंग टू पॉलीगन लॉ रिजल्टेंट तभी 0 होगा व्हेन इट फॉर्म्स अ क्लोज फिगर। इसका मतलब 6 वेक्टर्स को ऐड करने पे क्लोज फिगर बनेगा, और क्योंकि सबका लेंथ इक्वल है तो वो क्लोज फिगर हैज टू बी अ हेक्सागन। तो एक रेगुलर हेक्सागन बनेगा, राइट, इस तरह का। अब ये 6 वेक्टर्स होंगे, और अब अगर मैं देखूं कि कॉन्सेक्यूटिव 2 वेक्टर्स में कितना एंगल है, तो ध्यान से सुनिएगा, ये 120 होता है हेक्सागन में। ये एंगल्स आपको इंटीरियर मालूम होने चाहिए। तो ए और बी में कितना एंगल हुआ? तो वेक्टर ए और वेक्टर बी में एंगल ये बनेगा विच इज 60। बी और सी में कितना है? ये है 60। सी और डी में कितना है? 60। तो हर 2 कॉन्सेक्यूटिव वेक्टर्स में कितना एंगल हुआ? 60। इसका मतलब अगर 6 वेक्टर्स हैं, राइट, ये 120 डिग्री वाली बात मालूम होनी चाहिए। 120 60, ये भी 120 होगा, तो बी और सी में एंगल कितना होगा? 60। ये एंगल नहीं है बिटवीन ए एंड बी, एंगल ये है। तो अगर 6 वेक्टर्स हैं और उनका रिजल्टेंट 0 है, बराबर मैग्नीट्यूड के हैं, तो व्हाट शुड बी द एंगल? 60 डिग्री। रेडियंस में कितना? रेडियंस में पाई बाई 3, और पाई बाई 3 को लिख सकते हैं 2 पाई बाई 6। इसका मतलब ये हर जगह वैलिड है इस तरह की बात। तो अगर मैं ऑब्जर्व करूं ना, अगर 3 वेक्टर हैं तो एंगल कितना होना चाहिए? 2 पाई बाई 3, रिजल्टेंट 0 होने के लिए। अगर 4 वेक्टर हैं तो एंगल कितना होना चाहिए? 2 पाई बाई 4, रिजल्टेंट 0 होने के लिए। अगर 6 वेक्टर हैं तो एंगल कितना होना चाहिए? 2 पाई बाई 6, ताकि रिजल्टेंट 0 हो। इसका मतलब अगर मेरे पास n वेक्टर्स हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के, तो उनका रिजल्टेंट 0 होने के लिए हर 2 वेक्टर के बीच में एंगल कितना होना चाहिए कॉन्सेक्यूटिव वेक्टर्स में? 2 पाई बाई n। 6 हैं तो 2 पाई बाई 6, 3 हैं तो 2 पाई बाई 3, 4 हैं तो 2 पाई बाई 4। तो अगर n वेक्टर्स हैं तो एंगल 2 पाई बाई n। तो अगर मुझे ऐसा कहीं भी दिखा कि हर 2 वेक्टर के बीच में, कॉन्सेक्यूटिव वेक्टर्स के बीच में एंगल 2 पाई बाई n है, तो मैं कह सकता हूं कि ऐसे वेक्टर्स का अगर मैं रिजल्टेंट निकालता हूं तो वो पक्का एक क्लोज फिगर बनेगा और वो रिजल्टेंट 0 आएगा, राइट। तो इस तरह का एक क्वेश्चन बनता है। दूसरा इस पॉलीगन लॉ का बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, नाउ दिस इज द टाइप ऑफ क्वेश्चन अगेन विच इज वेरी कॉमन। इस तरह का आपको बहुत ज्यादा मिलेगा, और अगर हम गलत शुरू कर देंगे या क्वेश्चन को गलत तरीके से समझेंगे तो बहुत टाइम टेकिंग सवाल हो जाएगा, जो बहुत छोटा सा है। जैसे एक क्वेश्चन बनाया गया कि एक आदमी जो है वो चलना शुरू करता है। अब एक आदमी चलना शुरू करता है अलग अलग डायरेक्शन में, तो मैं कुछ वैल्यूज अज्यूम कर लूं। जैसे एक आदमी है, वो किसी पॉइंट से स्टार्ट किया और पहले वो चला 2 किलोमीटर ईस्ट में। एक पार्टिकल है, पहले वो 2 किलोमीटर ईस्ट में चला, उसके बाद वो 4 किलोमीटर नॉर्थ में चला, मतलब वहां से वो टर्न कर गया और वो 4 किलोमीटर नॉर्थ में चला। फिर वो पार्टिकल 2 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में चला। इस तरह का आपको कोई भी डिस्प्लेसमेंट्स दिए जा सकते हैं। तो एक पार्टिकल है जो किसी पॉइंट से चलना शुरू किया, पहले वो ईस्ट में गया 2 किलोमीटर, फिर 4 किलोमीटर नॉर्थ में गया, फिर 2 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में गया। मुझसे बोला गया फाइंड
द डिस्प्लेसमेंट, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। उस पार्टिकल का मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो एक बार डायग्राम ड्रॉ करके देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द डायग्राम, राइट, लेट्स सी। तो पार्टिकल ने एक तरह से 3 डिस्प्लेसमेंट्स ट्रैवल किए। इसको मैं S1 मान ले रहा हूं, इसको S2 मान रहा हूं और इसको S3 ले रहा हूं। ये 3 अलग अलग डिस्प्लेसमेंट्स हैं जो पार्टिकल ने ट्रैवल किए और वो वेक्टर होता है। तो लेट्स अज्यूम दैट पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट करता है। मान लेते हैं पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन। तो पहले वो, अब ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो एक पार्टिकल है जो पहले ओरिजिन पे था, स्टार्ट ओरिजिन से कर रहा है। स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन मान सकते हैं, ओरिजिन एक पॉइंट है। सो पहले वो पार्टिकल 2 किलोमीटर चला ईस्ट में, इसके बाद वो 4 किलोमीटर चला नॉर्थ में, यानी यहां से वो टर्न किया और 4 किलोमीटर नॉर्थ में चला, राइट। इसको मैं नॉर्थ वेस्ट कर देता हूं, थोड़ा और इजी हो जाएगा, राइट, डायग्राम समझने में। सो 4 किलोमीटर वो नॉर्थ में गया, इसके बाद 2 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट में गया। अब नॉर्थ वेस्ट, सी नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट का मतलब क्या है? नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट एग्जैक्टली बीच में 45 डिग्री, इसको नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं। जब भी नॉर्थ वेस्ट बोला जाएगा तो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में एग्जैक्टली एट 45 डिग्रीज। सो अब पार्टिकल नॉर्थ वेस्ट के डायरेक्शन में गया, वो भी 2 किलोमीटर, तो यहां चला 2 किलोमीटर और 45 डिग्री पे। अब डिस्प्लेसमेंट पूछा है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट, यानी इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अब देखो, पार्टिकल इनिशियली ओरिजिन पे था, फाइनली यहां पे है, ये है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। यानी अगर मैं इनको पॉइंट्स ले लूं कि मान लीजिए ये पॉइंट A है, ये B है, ये C है, तो ये जो OC है ये उसका फाइनल डिस्प्लेसमेंट है। ये इनिशियल पॉइंट था, ये फाइनल पॉइंट है, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। नाउ ये लेंथ जो होगी ना, ये लेंथ ही उसका डिस्प्लेसमेंट है। बट आई विल नॉट ट्राई एंड कैलकुलेट दिस ज्योमेट्रिकली, ये हम कोशिश नहीं करेंगे, टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, ज़रूरत भी नहीं है। अब अगर मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊं तो जो हमने पॉलीगन लॉ में सीखा, अगर हम ध्यान दें तो ये जो 3 वेक्टर्स हैं, 2 किलोमीटर्स, ये 4 किलोमीटर्स, ये 2 किलोमीटर्स, अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये 3 अलग अलग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स हैं। ये S1, ये S2 और ये S3, राइट। तो अगर मैं यहां पे पॉलीगन लॉ अप्लाई करूं और देखूं तो ये है फर्स्ट वेक्टर, उसके हेड से सेकंड, उसके हेड से थर्ड, फर्स्ट का टेल और फाइनल का हेड, यानी ये जो डिस्प्लेसमेंट मुझे निकालना है S वेक्टर, राइट, ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये सारे वेक्टर्स का सम है। यानी जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट है अकॉर्डिंग टू द पॉलीगन लॉ ये सबका रिजल्टेंट होगा, यानी इन तीनों का रिजल्टेंट होगा। तो मुझे क्या करना है? अगर मुझे फाइनल डिस्प्लेसमेंट निकालना है, मुझे इन तीनों वेक्टर्स का वेक्टर सम चाहिए। बस इतना ही काम करना है, इन तीनों वेक्टर्स का वेक्टर सम निकालना है। अब वेक्टर सम कैसे करते हैं? देयर आर मेनी वेज, अगेन कंपोनेंट मेथड, इन सारे वेक्टर्स को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लें, या एक अच्छा तरीका, इन तीनों वेक्टर्स को आई कैप, जे कैप, के कैप के फॉर्म में लिख दें। अब आई कैप, जे कैप, के कैप के फॉर्म में अगर लिख दिया मैंने, एडिशन बहुत इजी हो जाता है। तो अब जो मैं काम कर रहा हूं, मैं इन वेक्टर्स को आई कैप, जे कैप, के कैप के फॉर्म में लिखूंगा, राइट। ध्यान से देखिएगा, जैसे ये S1, ये जो पहला डिस्प्लेसमेंट है, राइट, इन सबको S1 क्या है? S1 is the first displacement 2 kilometers towards ईस्ट।
अब मैं ये मान सकता हूं ना, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। भाई ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन। 2 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन क्या है, ईस्ट में। अब याद करिए, किसी वेक्टर को अगर निकालना हो तो क्या करते थे, किसी भी वेक्टर की वैल्यू चाहिए तो उसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय उसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। तो अगर मुझे S1 की वैल्यू लिखनी है तो S1 का अमाउंट कितना है, 2। सो मैग्नीट्यूड इज 2, डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो उसमें यूनिट वेक्टर क्या होगा, आई कैप। तो S1 की वैल्यू 2 आई कैप। सिमिलरली S2 क्या है, S2 इज 4 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ मतलब वाई एक्सिस। अब मुझे इसका अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो क्या करूं, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड 4 है, यूनिट वेक्टर वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस में यूनिट वेक्टर इज जे कैप। अब तीसरा जो वेक्टर है ना, S3, ये जो तीसरा वेक्टर है ये नॉर्थ वेस्ट में, कितनी वैल्यू है, 2 किलोमीटर्स। नॉर्थ वेस्ट का मतलब द एंगल इज 45। अब ये जो वेक्टर है इसको अगर मैं इस तरह से लिखूं, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर, तो इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर तो मालूम नहीं है। तो मैं क्या करूं, वेक्टर को, याद है ना वेक्टर को कैसे लिखते थे, एक और तरीका है। किसी भी वेक्टर को अगर मुझे आई कैप जे कैप के फॉर्म में लिखना हो तो क्या तरीका होता है, एक्स कॉम्पोनेंट इंटू आई कैप प्लस वाई कॉम्पोनेंट इंटू जे कैप। तो अगर मैं किसी वेक्टर के कंपोनेंट्स निकाल लूं, रिजॉल्व कर लूं, तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं वेक्टर को, राइट। तो ये तरीका यहां पे यूज होगा। तो इस तीसरे वेक्टर को जो नॉर्थ वेस्ट में था, इसको मैं 2 कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करूंगा। तो इसका y वाला कंपोनेंट तो अपवर्ड, x कंपोनेंट लेफ्ट में। कितना, याद करिए, जिधर एंगल है उधर कॉस, तो एंगल मैंने y एक्सिस से लिया है, तो 2 cos 45 2 sin 45। cos 45 sin 45 बराबर होते हैं 1/√2। तो ये दोनों की वैल्यू 1/√2 लिख देंगे, तो 2/√2 एंड 2/√2। अब ये तीसरा मैं डिस्प्लेसमेंट निकाल सकता हूं, क्या, x कंपोनेंट आई कैप। अब x कंपोनेंट कितना है, 2√2, लेकिन वो नेगेटिव में है, तो आई कैप नहीं होगा, माइनस आई कैप होगा। भाई अगर x कंपोनेंट पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली पॉजिटिव लिखा जाएगा, राइट में है तो पॉजिटिव, लेफ्ट में है तो नेगेटिव। तो -2/√2 आई कैप, x कंपोनेंट इंटू आई कैप प्लस y कंपोनेंट j कैप। यह है तीसरा वेक्टर। इतना ही काम करना है कि हर वेक्टर को, तीनों डिस्प्लेसमेंट्स वेक्टर्स है, इन तीनों को वेक्टर फॉर्म में अगर मैं लिख लूं तो मुझे सिर्फ इन तीनों का वेक्टर सम चाहिए। अब मुझे S1, S2 और S3 इनका मुझे सम चाहिए अकॉर्डिंग टू पॉलीगन लॉ, और वही फाइनल डिस्प्लेसमेंट है। ऐड करते हैं, तो S1 कितना, 2i कैप, राइट, S1 2i कैप, S2 4j कैप, S3 इज -2/√2 i कैप प्लस 2/√2 j कैप। अब अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं तो आई कैप वाले टर्म्स अलग ऐड होंगे, आई कैप कॉमन ले लें, कितना आएगा, 2 - 2/√2 आई कैप, जे कैप वाले अलग ऐड होंगे, प्लस 4 + 2/√2 जे कैप, राइट। इनफैक्ट और सिंप्लीफाइड 2/√2 इज √2, तो और चाहे तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। फाइनली ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। अब ये मुझे फाइनल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिल गया है, तो अब अगर मुझसे बोला जाए कि आप वैल्यू बताइए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का अमाउंट, ये लेंथ बतानी है, तो लेंथ क्या है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर तो मिल गया ना। अब अगर मुझे ये वेक्टर मिला तो ध्यान से देखिए, ये इस वेक्टर का x कंपोनेंट है और ये इसका y कंपोनेंट है, तो मैग्नीट्यूड किसी वेक्टर का क्या होता है, √(x
x कॉम्पोनेंट स्क्वायर प्लस y कॉम्पोनेंट स्क्वायर। आ गया मैग्नीट्यूड। इससे आसान तरीका आपको नहीं मिलने वाला। सबसे इजी मेथड यही है कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो क्या करना है, सारे डिस्प्लेसमेंट्स का सम, यानी जो भी फाइनल डिस्प्लेसमेंट होगा वो जितना जितना पार्टिकल चला उन सारे डिस्प्लेसमेंट्स का वेक्टर सम होगा। बट क्या करना है, इजी तरीका क्या है कि सारे डिस्प्लेसमेंट्स को वेक्टर फॉर्म में लिख लेना है। वेक्टर फॉर्म मतलब आई कैप, जे कैप, के कैप। अगर मैं ऐसा कर सकता हूं तो एडिशन बहुत इजी होगा, क्योंकि आई कैप जे कैप के फॉर्म में ऐड करने के लिए डायरेक्टली ऐड कर देते हैं। अदरवाइज कंपोनेंट मेथड भी है, तीनों को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करके रिजल्टेंट एक्स में रिजल्टेंट वाई में वो भी कर सकते थे। तो आई होप ये पॉलीगन लॉ वाली बात समझ में आई होगी। बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, कोई नया नहीं है, जो ट्रायंगल लॉ में पढ़ा है उसको हमने एक्सटेंड कर दिया है। तो ये कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चंस थे जो पूछे जाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे विद क्रॉस प्रोडक्ट। थैंक यू वेरी मच।